ये अप्रोच शायद ही आपने पढ़ी हो, अगर किसी टीचर ने करवा रखी है तो बहुत अच्छी बात है। हम एक सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग करेंगे वीबी को अप्रोच करने की, और फिर जो हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करवाई थी, और रटी रटाए जो अजम्पशंस हैं, जो लेक्चरर्स बताते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो अप्रोच जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पढ़ी थी। लेकिन एक्चुअल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आइडिया कैसे आया, लाइनस पॉलिंग ने जो है कैसे अप्रोच किया बातों को, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे ऑन बेसिस ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल का मतलब क्या है भाई, कि एक्चुअल में जैसे जिस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन अप्रोच करते हैं, कोई ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं, तो वो जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अप्रोच करने के बाद वो कैसे रहना पसंद करते हैं, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा हम ये बोल सकते हैं हाँ भाई ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अप्रोच शायद ही आपने पढ़ी हो, अगर किसी टीचर ने करवा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करवा रखी तो भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आज मैं करवा दूंगा भाई। अगर किसी ने करवा रखी है तो आज आपका रिवाइज हो जाएगा, या फिर हो सकता है कुछ नई बात बता दूंगा आपको। आपके माइंड में कोई ऐसी बात हो जो मैं नहीं बता पाऊँ और आपको पता है, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ, हर वीडियो हमारी आती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ मेंशन करें, वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, या उसमें क्या कमी लगी, ये सारी बातें मेंशन करना कंपलसरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंडेटरी ले लो आप, क्योंकि भाई हम एक प्रकार से ऐसे इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश करें कि जैसे हम क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मैं और आप बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, और आपके माइंड में कोई क्यूरी आ रही है तो आप उसी टाइम मेरे से पूछ लो। उसी टाइम का मतलब आप कमेंट कर दो, उस टाइम ही तो नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग अप्रोच की, ठीक है। अब एक सबसे सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, हम एक सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग करेंगे वीबी को अप्रोच करने की, और फिर जो हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ चलेंगे। पहले मैं लिख देता हूं वाही फॉर्मेशन ऑफ H2 टेक्स प्लेस। ये जो H2 है भाई, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। +1 के अंदर आपने पढ़ा होगा भाई कि जब भी कोई भी एटम्स अप्रोच करते हैं तो उनके अंदर दो काइंड के फोर्सेस जनरेट होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये अप्रोच आपने आज तक पढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें H2 की फॉर्मेशन की, वो ऐसे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस लेवल पर आकर। 11th स्टैंडर्ड के लेवल पर क्या है भाई, बच्चों को बहलाना है, फुसलाना है, या उसके माइंड में थोड़ी सी बात डालनी है, वहां पे अगर हम वेव मैकेनिकल अप्रोच की बात करने लग जाए तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि सर ये क्या बात करें, क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया नहीं है उस टाइम तक वेव मैकेनिकल मॉडल का, ठीक है। लेकिन आप वो चीजें पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जो है वेव मैकेनिकल अप्रोच को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें पता है भाई कोई भी जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स भी ना तो मैंने आज तक देखा है और ना ही आपने आज तक देखा होगा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा है तो वो मेरे को जरूर बताए भी कमेंट करके, ठीक है। हम उसका केवल इफेक्ट देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते हैं। तो अब किसी एटम के अंदर सपोज कीजिए H2 की बात चल रही है हमारी, 2 हाइड्रोजन एटम ले लिए मैंने, ये हमारा H एटम हो गया, ये हमारा H एटम हो गया। इसके चारों तरफ हमने मान लिया भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे ऑर्बिटल से बना देते हैं, ये H एटम हो गया, ये H एटम हो गया। ये गलत होता है, रॉन्ग वे है, क्योंकि कभी भी बाउंड्री स्पेसिफाइड नहीं हो सकती किसी भी ऑर्बिटल के लिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं और वो ऐसे भिनभिनाते रहते हैं जैसे एक मधुमक्खी छाती की तरह चारों तरफ भिनभिनाते रहते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल की। मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन के एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करने लग रहा है, ठीक है।
एटम के अंदर या इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का रहने का तरीका क्या है वो हमें नहीं पता है। मतलब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उनका उसके अंदर रहने का क्या तरीका है वो हमें नहीं पता। तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन के अंदर रहने के तरीके को हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से डिनोट कर लेंगे साई। हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे रहता है हमें नहीं पता, लेकिन उसको मान लिया जाए उसका रहने का तरीका क्या है साई, क्योंकि कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीकों को बताएगा। और वो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर वो हमने क्या मान लिया भाई, वो जो सिंबल है वो हमने क्या मान लिया साई। अब किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है उसमें हम पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें कोई ऑपरेटर चाहिए, और ये अकेला सिंबल लिया है हमने, सिंबल साई लिया है, क्या बोलते हैं इसको, पी साइलेंट होता है, इसको साई बोलते हैं। अब सिंबल पे ऑपरेटर केवल हमारा एक ही लगता है हैमिल्टोनियन, क्या लगता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे भाई, हैमिल्टोनियन लगा देंगे। मतलब मैं इसको क्या लिख दूंगा, h कैप साई इज इक्वल टू ई साई। इस प्रकार से हम क्या बता देंगे भाई इलेक्ट्रॉन का रहने का तरीका क्या है। अब ये जो दो एटम हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है अभी मान लिया हम ऐसे मान ही लेते हैं, जूम कर लेते हैं, वो कितना है r है, ठीक है। अब एक चीज सोचिए आप पे, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब ये दोनों अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लोज रहेंगे, इसका न्यूक्लियस क्लोज रहेगा। तो बेसिकली दे स्टार्ट एमर्जिंग इनटू वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो अप्रोच करेंगे हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। क्या लेंगे भाई हम, बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन के द्वारा हम क्या करेंगे भाई, हम एक ऐसा ट्रायंगल फंक्शन लेंगे जिसमें इनकी एनर्जी क्या आनी चाहिए, सबसे कम आनी चाहिए। मतलब जब ये अप्रोच करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे रह रहे हैं उस तरीके को जानने के लिए हम अलग अलग ट्रायल लेंगे, और उस ट्रायल में जिसकी एनर्जी सबसे कम आएगी वो हमारा बेस्ट होगा, ठीक है। माना भाई हमने 20 वेव फंक्शंस का ट्रायल लिया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया भाई 20 वेव फंक्शन पे ट्रायल किया और 19वें वेव फंक्शन पर जाकर के जो एनर्जी है वो मिनिमम आ गई, या फिर 15वें वेव फंक्शन पर जाकर जो एनर्जी है वो मिनिमम आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, h कैप साई 19वें लेवल पे अगर एनर्जी कम आई है, या फिर 17 का है तो इसको मैं 17 लिख दूंगा, h कैप किसके बराबर होगा, ये हमारा e साई के बराबर। क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या आ रही है, ये e साई क्या एनर्जी, ये क्या आ रही है भैया हमारी यहाँ पर मिनिमम एनर्जी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का 17वां जो ट्रायंगल फंक्शन हम लेते हैं तो उस तरीके पर जो इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसके अंदर वो उस टाइम पे उसकी एनर्जी क्या है, सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो उसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लिया ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो यहाँ पर आकर के जो एनर्जी है वो क्या है हमारी मिनिमम एनर्जी है। तो ये क्या होगा हमारा R, इनके बीच का R। मतलब इस तरीके पर जो एनर्जी है वो क्या है सबसे कम है। अब एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, हम अलग अलग तुक्के लगाएंगे भी, ठीक है। पहला तुक्का लगाया, मान लिया पहला तुक्के में क्या लिख देंगे हम, साई 1 h कैप साई 1 अपॉन साई 1 साई 1, ठीक है। दूसरा तुक्का लगाया, मान लिया भाई साई 2 h कैप साई 2 अपॉन साई 2 साई 2। फिर तीसरा लगाया, मान लिया साई 3 h कैप साई 3 अपॉन साई 3 साई 3। अब इनकी एनर्जी जो निकलती आई वो एनर्जी हम नोट करते रहेंगे। मान लिया इसके 0.95
इसके आगे 0.9। तो इस तरह से करते करते मान लिया जो 17वां ऑपरेटर हमने लगाया उस टाइम पे एनर्जी क्या आ गई, मिनिमम आ गई। तो हमें पता लग जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का रहने का तरीका है उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन कब है, जब हम कौन सा ट्रायल वेव फंक्शन ले रहे हैं, 17वां ट्रायल वेव फंक्शन ले रहे हैं। अब हम अलग अलग बॉन्ड लेंथ जो है इसके अंदर पुट करके देखेंगे कैसे भाई। इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे छोटी सी, इसके अंदर क्या करेंगे, एक तरफ एनर्जी ले लेंगे और एक तरफ हम पार ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम अलग अलग जो रेडियस है वो पुट करके देखेंगे। मान लिया शुरुआत में रेडियस हमने पुट की भाई 0.15, तो उस टाइम पे एनर्जी क्या होगी, अब क्या था हमारा मैथमेटिकल साई, मान लिया भाई पहली एनर्जी हम निकाल लें साई 1 h कैप साई 1 अपॉन साई 1 साई, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी निकाल देंगे। अब यहाँ पर h नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अब क्या पुट करना हमें 0.15, तो मैं क्या लिखूंगा साई 1 h 0.5 साई 1 अपॉन साई 1 साई 1, इस प्रकार से एनर्जी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए हम जो इसको पुट कर लेंगे। तो विच मिनिमम एनर्जी वो क्या हमारी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है भाई वो थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकली हम बोलते हैं जब एटम क्लोजर आते हैं तो जिस पर आकर के रुक जाते हैं और उनमें रिपल्सन सबसे कम होता है वो बेस्ट एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात सामने आ रही है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसके लिए बेसिकली भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब क्या है, जैसे इनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो हम लेके चले भाई एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो क्या लिखेंगे हम, कोई भी बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो 2 में से ये आने वाला एटम हाफ फील्ड लेकर के आ रहा है, हाफ फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आ रहा है और हाफ फील्ड ये लेकर के आ रहा है। अब हम सिंपल बैलेंस से थोड़ा एक्सटेंडेड बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। हाफ फील्ड ये लेकर के आ रहा है, हाफ फील्ड ये लेकर के आ रहा है, बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर आने वाला जो है लिगेंड या कोई भी डोनर है वो कंप्लीट फील्ड लेकर के आ रहा है, तो ये जिम्मेवारी सेंट्रल मेटल की होगी कि वो आने वाले लिगेंड्स को जो है क्या अवेलेबल कराए, बिल्कुल एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराए। वो एम्प्टी ऑर्बिटल x का हो सकता है, p का हो सकता है, d का हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, अगर आने वाला एटम हाफ फील्ड लेकर आता है तो बाकी सेंट्रल एटम प्रोवाइड करेगा, यानी हाफ फील्ड लेकर के आया है तो हाफ फील्ड सेंट्रल मेटल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आने वाला यानी अप्रोचिंग ग्रुप फुल्ली फील्ड लेकर आता है तो सेंट्रल मेटल को भी क्या करवाना पड़ेगा भाई, एम्प्टी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हमने कल पढ़ा था FeCN649, तो इसमें Fe, अब यहाँ पे 2 केसेस बताए थे, इस केस को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलेंगे। उसके बाद आपको जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब FeCN6 के अंदर क्या होगा भाई, हमारा 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, आगे जो है सिंगली रह करके आगे वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ा सा और जो मॉडिफाइड थ्योरी है, मॉडिफाइड वीबी थ्योरी, ये क्या बताती है हमें, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाने के लिए। अब इसके अंदर क्या है भाई, हम लेकर के चलते हैं एग्जांपल मीथेन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे 2 और 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब ये क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p2, ये इस प्रकार से, ये 2px1 है, ये 2py1 है और ये 2pz0 है। तो इसमें क्या है हमारा, अब हमें इलेक्ट्रॉन प्रमोट कराने के लिए ग्राउंड लेवल से हायर लेवल में किसकी जरूरत है भाई, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब एनर्जी की जरूरत, एनर्जी मिलते ही ये यहाँ प्रमोट कर जाएगा, तो ये क्या होगा भाई, एक। ऐसा क्यों करना पड़ा भाई, क्योंकि जो हाइड्रोजन लेकर के आ रहा है ना 1s1, वो केवल हाफ फील्ड लेकर के आ रहा है। क्या लेकर के आ रहा है, हाफ फील्ड।
मैंने बताया था कि अगर आने वाला जो अप्रोचिंग लिगेंड है, अप्रोचिंग ग्रुप हाफ फील्ड लेकर के आ रहा है, तो ये जिम्मेवारी सेंट्रल मैग्नेटिक एटम की बनती है कि वो भी उसको हाफ फील्ड प्रोवाइड करवाए, अवेलेबल करवाए। लेकिन अगर आने वाला फुल्ली फील्ड लेकर के आ रहे हैं तो सेंट्रल मैग्नेटिक एटम को क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा? फुल्ली फील्ड, ये सॉरी एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आने वाले जो हाइड्रोजन है वो 4 है और हाफ फील्ड लेकर के आ रहे हैं, तो कार्बन को भी क्या करना पड़ेगा? 4 हाफ फील्ड इसको जो है अवेलेबल करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब 4 हाफ फील्ड हो गए तो कैसे होगा? 2s1, ये होगा 2px1, 2py1, 2pz1। ये क्या हो गया? 2s, इसको मैं थोड़ा सा, ये 2s हो गया, फिर ये 2px मान लिया, ये 2py, ऐसे 2px, 2pz और ये 2py। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इस 2s के पास भी, ये जो 2s है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो आने वाला है, आने वाले क्या के लेकर क्या रहा है भाई? हाफ फील्ड लेकर क्या रहा है? हाफ फील्ड ये है, तो आने वाला हाइड्रोजन 1s1 लेकर क्या रहा है? तो ये जब इसको अप्रोच करेगा तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, इसको जब अप्रोच करेगा यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, इसको जब अप्रोच करेगा यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, फिर इसीलिए क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर तो जो हाइड्रोजन है वो इसलिए क्या कर गई? अप्रोच कर गई, लेकिन अब उसको अप्रोच करना है 2s ऑर्बिटल को। ठीक है, अब जब यहाँ पर अप्रोच हो रहा है, एक्चुअल में कैसे होता है ये? अगर हम बात करें, तीसरा मार्कर कहाँ गया भाई? चलो ये सपोज कर लेता हूं, जैसे अभी 2px, 2py, 2pz, अब ये सारे एंगल एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? एक्चुअल में ये जो एंगल है ये कितने पे है भाई? ये 90 पे है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्चुअल में ये एंगल 90 डिग्री पे है। ठीक है, लेकिन अब हाइड्रोजन को अप्रोच करना है 2s के ऊपर। अब 2s को जब वो अप्रोच करेगा तो आप देखोगे यहाँ पे काफी ओवर क्राउडिंग हो रही है, इतना इजी नहीं होगा हाइड्रोजन को इसको अप्रोच करना। तो जो अप्रोच के लिए वो एंगल लेकर के आएगा वो 90 की बजाय उसको थोड़ा सा वाइड एंगल लेकर के आना पड़ेगा 135। तो हाइब्रिडाइजेशन को अप्रोच करना है या ऑर्बिटल को अप्रोच करना है तो 2s ऑर्बिटल को, तो कार्बन को अप्रोच करेगा 135 डिग्री पे। ठीक है, अब जब वो 135 डिग्री पे आकर के इसको अप्रोच करेगा तो इनका बॉन्ड एंगल अलग हो गया और इसका बॉन्ड एंगल अलग हो गया। मान लिया यहाँ से 135 पे अप्रोच कर रहा है, तो ये जो ज्योमेट्री देगा ये क्या ज्योमेट्री प्रोवाइड कर देगा? इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टा, सॉरी डिस्टोर्टेड, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके अंदर कौन सा है? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे देगा इसको। क्या दे देगा अभी इसको? वो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। लेकिन आपको पता है भाई टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल मैंने आपको पहले बताया 109.28 डिग्री जो हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इस मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ना तो बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन हुई अच्छे से, ना ही बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन हुआ अच्छे से, और जो फोर्थ बॉन्ड बनेगा 135 के ऊपर वो शॉर्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं पाया गया। एक्सपेरिमेंटली ये जो सारे एंगल इसके अंदर मिले वो सारे एंगल कितने थे? 100.28 डिग्री थे, और जो बॉन्ड लेंथ मिली CH4 के अंदर वो सब की बॉन्ड लेंथ जो है लगभग क्या थी? इक्वल। मतलब जो सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो हाइड्रोजन को तो एक्सप्लेन कर पा रही थी, लेकिन मीथेन के केस में वो थ्योरी क्या हो गई? थोड़ी सी एक प्रकार से मिसगाइड बोल दो या लिमिटेशन हो गई उसकी, वो जो है इन एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अब क्या आई? वीबी थ्योरी। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्या आई? वीबी थ्योरी, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वेव मैकेनिकल। ठीक है, अब
उसने फिर से स्टार्टिंग वहीं से की हुई कि एक बॉन्ड जो बनता है तो उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो जो न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे के साथ जो है एक खास दूरी पर आकर के जो है रुक जाएंगे, क्योंकि उससे आगे अगर हो जाएगा तो रिपल्सन हो जाएगा। तो वो एक दूसरे के ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे, उनके साथ ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, फिर हम वही तरीका लेंगे जो हमने हाइड्रोजन के केस में लिया। हम मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग ट्रायल वेव फंक्शन लगा करके। ठीक है, तो क्या लगा लेंगे फिर ट्रायल वेव फंक्शन से हम उनकी जो है एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जिस ट्रायल वेव फंक्शन पे मिनिमम एनर्जी है तो वो स्टेबल है। अब या तो दोनों हाफ फील्ड होने चाहिए या एक फुल्ली फील्ड होना चाहिए और एक एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम FeCN6 को वीबी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वीबी थ्योरी S2 को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी किसको, मीथेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो जो सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसको क्या किया गया भाई, एक्सटेंड किया गया। किसके द्वारा एक्सटेंड किया गया, लाइनस पॉलिन ने जो है उसको क्या किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, तो इस थ्योरी को एक्सटेंड किया गया लाइनस पॉलिन के द्वारा। उसने सोचा जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर 2 टाइप के वेव पैटर्न होते हैं। कोई भी जो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उसके अंदर 2 टाइप के वेव फंक्शन होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है भाई हमारा, जब जैसे ये वेव फंक्शन हमारा साई है ऐसे चल रहा है, ये हमारा साई है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्रस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है। ठीक है, जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉलो है, क्रस्ट क्रस्ट पे ट्रफ ट्रफ पे, तो जो नेट वेव फंक्शन साई आएगा, साई ए प्लस ए साई बी, वो हायर आएगा, ऐसे बढ़ के आएगा। वो कौन सा फेज हो गया, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इसका क्रस्ट आ रहा है तो मान लिया इस टाइम पे इसका ट्रफ आ जाए, इसका ट्रफ आ रहा है तो इसका क्रस्ट आ जाएगा। तो जो साई है वो नेट क्या आएगा, साई ए माइनस साई बी, मतलब वो कैसा फेज हो गया भाई हमारा, डिस्ट्रक्टिव फेज हो गया। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल है उनके ऊपर वेव 2 टाइप के पैटर्न बनाती है, कंस्ट्रक्टिव फेज और एक डिस्ट्रक्टिव फेज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले CH4 को जो मॉलिक्यूल था हमारा मीथेन का लीनियरली कंबाइन करवाया। तो उन्होंने देखा, उसने उसके लिए जो साई लिखा वो क्या लिखा, अब साई में हमारा क्या था भाई, 2s था, 2px1 था, 2py1 था और 2pz1 था। ठीक है, तो उसने क्या किया, आपकी बार इनको सिंपली नाम ले करके इनको सर्टेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया। क्या कर लिया भाई, इन साई की वैल्यूज को उसने सर्टेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि फेज कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको लिखा। तो साई क्या हो गया भाई, C1 2s, C2 2px1, C3 2py1, C4 2pz1। इस तरह से उन्होंने ये इसको कोफिशिएंट C1 से, इसको C2 से, इसको C3 से, इसको C4 से, ये हमारी कोई भी सर्टेन वैल्यू हो सकती है। अब ये कैसे होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको लीनियरली कंबाइन करवाया। ठीक है, पहले क्या तरीका मान लिया भाई, ये सारे के सारे फेज उसने क्या मान लिए, कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं तो कंस्ट्रक्टिव, फिर एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। इस प्रकार से उसने जो है ये 4 पॉसिबिलिटीज मान ली इनके कंबाइन में। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। अब जो 2s है वो जरूरी नहीं है इसी के साथ, इसके साथ या इसके साथ कंबाइन हो। 2s जो इनमें से किसी के साथ भी क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। और हम जो कोफिशिएंट है वो कब तक चेंज करते रहेंगे, इनफाइनाइट तक। और कब तक चेंज करते रहेंगे, जब तक उसकी एनर्जी क्या नहीं आ जाएगी भी, हमारी मिनिमम एनर्जी हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो साइन क्या आ गया हमारा,
C1 2s प्लस C2 2p x1 प्लस C3 2p y1 प्लस C4 2p z1। तो इस प्रकार से उसने इनका सम कर दिया। ठीक है, अब C1 C2 C3 C4 को इनफाइनाइट तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन जो इसको ऑर्थोगोनल रखे और नॉर्मलाइज रखे, मतलब जब इनको कंबाइन करें तो कंडीशन होती है भाई कि जो फंक्शन है हमारा ऑर्थोगोनल रहना चाहिए और नॉर्मलाइज रहना चाहिए। अब ये ऑर्थोगोनल क्या है और नॉर्मलाइज क्या है, आपने बीएससी फाइनल ईयर में भी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये बात आपने फिफ्थ सेम के अंदर पढ़ी होगी, पढ़ी है, समझे किसी ने नहीं। ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज का क्या मतलब है कि जब हम नॉर्मलाइज करेंगे तो C1 C2 C3 C4 है, इन सब की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एक के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम क्या करें, इनके स्क्वायर का सम कर दें, क्या कर दें भाई, इनके स्क्वायर का सम कर दें तो सम जो है हमारा कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक है, अब हम जब इसके लिए देखते हैं जिसके ऊपर ये जो ऑर्थोगोनल होगा नॉर्मलाइज होगा, उसके लिए एक सेट हम लेकर के चलते हैं जो इसमें पाया गया है। तो जो psi1 है, psi1 इसके लिए क्या आया भाई, सॉरी C1 इसके लिए क्या आया भाई 1/√2, C2 क्या आया भाई 1/√2। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब कंबाइन कीजिए इसको 2s को 2pz के साथ प्लस कीजिए माइनस कीजिए, क्या लिखूंगा C1 2s प्लस C2 2pz, C1 2s माइनस C2 2pz। अब C1 क्या आ गया हमारा 1/√2 स्क्वायर प्लस C2 भी क्या है 1/√2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा अभी हमारा। तो एक प्रकार से कितना आ गया, हाफ ये क्या आ गया हमारे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। माइनस करके देखो 1/√2 स्क्वायर माइनस 1/√2 स्क्वायर, ये कैंसिल, हाफ में से हाफ का कितना आ गया 0, मतलब ऐड अप कर रहे हैं तो सम कितना आ रहा है 1 और माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है ये क्या हमारा नॉर्मलाइज है, ये जो वेव फंक्शन है भाई ये हमारा कैसा वेव फंक्शन आ गया है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ गया है। तो इसके लिए एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर क्या रहना चाहिए 1। अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन लूं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, कैसे, जो a1 है उसमें से b1 को और a2 में से b2 को, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो वो जो है हमारा बेस्ट होगा। तो चार तरीके से C1 C2 C3 4 को पुट कर सकते हैं हम। और वो चार तरीके कौन कौन से हैं भाई, क्योंकि मीथेन के केस में क्या है हमारा 2s1 2pz1 2px1 2py1 2pz1, चार तरीके से इसको कर सकते हैं भाई। तो चार तरीके कौन कौन से हो गए भाई, मान लिया इसको, मान लिया मैंने a1 b2 c3 d4, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो भाई a1, इसको मैं b1 मान लूं, इसको मैं c1 मान लूं और इसको मैं d1 मान लूं। अब अलग अलग तरीके से एडजस्ट हो सकता है, ये साइज की वैल्यू आगे भी। अब दूसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकता हूं मैं, a2 2s1 फिर b2 2px1 c2 2py1 और d2 2pz1। तीसरा तरीका a3 b3 c3 d3। फोर्थ तरीका a4 b4 c4 d4। तो अब एक्सप्रेशन आ जाएगा, हम उसकी एनर्जी निकाल लेंगे, क्योंकि साई पे कौन सा ऑपरेटर लगता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर हैमिल्टोनियन लगता है, तो उसकी हम क्या निकाल लेंगे एनर्जी निकाल लेंगे और स्पेस में उनको प्लॉट करेंगे। तो इन ग्राफ, जब इन चारों का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ अनसिमेट्रिकल आएगा। कैसा है भाई, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जो पहला है मान लिया psi1 वो ऐसे था, psi2 जो आया वो ऐसा था, psi3 जब आया वो ऐसा था, psi4 जब आया वो ऐसा था। ठीक है, या
ऐसा। अब इन चारों वेव फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, psi1 psi2 psi3 psi4। जब आप इन सबको ऐड अप करेंगे तो आप देखोगे सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपने आप को 109.28 पे अरेंज कर लेंगे। ये इस साइड से, ये इस साइड से और ये इस साइड से ऑटोमेटिक ये स्पेस में अरेंज ही। आप कहीं पे भी कोई भी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, किसी भी कंपाउंड के ऊपर कर लेना, अगर उसमें ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, अगर मीथेन मॉलिक्यूल की तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को कितने पे अरेंज करने की कोशिश करेगा? 109.28 डिग्री, ठीक है, या 109 डिग्री 28 मिनट पर अरेंज करेगा। ठीक है, तो चारों की एनर्जी भी सेम आई। आप इसकी एनर्जी देखोगे, इसकी एनर्जी देखोगे, इसकी एनर्जी देखोगे, इसकी एनर्जी देखोगे, सब की एनर्जी क्या आती है? सेम आती है। वैसे अगर आप पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन, मैंने भी अगर कहीं आपने पहले मेरा लेक्चर देखा तो मैं वहां पे एक बात बताता था कि जब दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्सिंग के बाद जो नया ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी सबकी सेम होती है, और जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे वो सब जितने इंटरमिक्सिंग करेंगे उतने नए बनेंगे। तो यहाँ पे देखो वो एनर्जी सेम क्यों आती, वहां पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती ये बात, लेकिन अब यहाँ पर एक्सप्लेन होगी ये बात कि इन सब की एनर्जी जो है सेम क्यों आ रही है। तो ये क्या थी? हमारी फर्स्ट सेटिस्फैक्टरी थ्योरी थी जो इसको एक्सप्लेन कर पाई थी। ठीक है, फिर जो लाइनर्स थे इन्होंने इस थ्योरी के साथ डील किया शुरुआत में सिंपल मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल हो गया, मीथेन मॉलिक्यूल को जो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा डील कर सकते हैं इस थ्योरी के द्वारा? जैसे BeCl2 को डील कर सकते हो भैया। ठीक है, BeCl2 को डील करोगे तो आपको सॉल्व करके बताना है मेरे को, इसको आप कैसे डील करोगे, आप पिक्चर क्लिक करके सॉल्व करके उसको मेरे पास सेंड करेंगे। ठीक है, अब जब कॉम्प्लेक्स की बारी आई FeCN6 4 नेगेटिव, अब ये सिंपल नहीं था, ये हमारा कैसा कंपाउंड था भैया के? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। अब जो वर्नर थे भाई वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, हालांकि लाइनस, पोलिंग और वर्नर का टाइम अलग अलग था, दोनों ने अलग अलग टाइम पे अपनी बातें बताई थी, लेकिन मैं कोरिलेशन बनाने की ट्राई कर रहा हूँ दोनों के बीच में कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो जो वर्नर थे FeCN6 4 नेगेटिव बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, लेकिन उन्हें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री, ड्राइविंग फोर्स और कलर नहीं पता था। यही बातें है ना, अगर किसी ने पहला लेक्चर मेरा देखा तो उसको इन सारी बातों का पता है, अभी जड़ से पता है कि कहाँ से बातें निकली है। तो पोलिंग बोले घबराओ मत, हम क्या करेंगे? अपने मैथमेटिकल अप्रोच ट्राई करेंगे। हमें एक बात पता है कि जो भी अगर हाफ फील्ड लेके आ रहा है तो सेंट्रल मेटल हाफ फील्ड अवेलेबल प्रोवाइड करवाएगा, और फुल्ली फील्ड लेके आ रहा है तो सेंट्रल मेटल उसको एंटी फील्ड करवाएगा। अब साइनाइड क्या है? फुल्ली फील्ड है, तो पहले हम सिंपल वैलेंस बॉन्ड मॉडल से इसको डील करेंगे। सिंपल वैलेंस बॉन्ड मॉडल से क्या होगा? इसको 3d6 4s2, ये इस प्रकार से 3d6 4s2, ये आगे हमारा 4p खाली है, 3d 4s4p। ठीक है, अब इसमें +2 चार्ज है तो s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मैं एक्साइटेड के लिए लिख देता हूँ इसको 3d6 4s0 4p। अब 6 साइनाइड क्या भाई फुल्ली फील्ड लेकर आएंगे तो मेटल को एमटी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अब एमटी वो दो तरह से प्रोवाइड करवा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा दे, दो तरीके हैं, क्या करवा दे? इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा दे, या फिर आउटर में जगह करा दे। अगर पेयर अप करा देगा तो क्या होगा? ये 6 यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे, और जो 6 साइनाइड आए हमारे वो अपने आप को यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये 6 साइनाइड जो है अपने आप को इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर ऐसा नहीं करवा पाता है तो 6 1 2 3 4 5 6, ये 4s हो गया हमारा, ये 4p हो गया, 4s 4p। तो अब आउटर 4d को भी आना पड़ेगा। अब 6 साइनाइड आ रहे हैं 4s में, 3 4p में और 2 इसमें, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है पेयर अप करवा पाएंगे।
अब हमें कैसे पता चलेगा वो यूज करेगा या ये यूज करेगा? हालांकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो नहीं बता पाएगी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बना, आउटर क्यों बना, उसको एक्सप्लेन किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। लेकिन यहाँ पे हम एक अप्रोच लेकर के चलेंगे कि अगर आयरन को इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाना है तो एनर्जी क्या लगेगी भाई? उसके लिए ज्यादा लगेगी। किसका यूज होगा? ज्यादा एनर्जी का यूज होगा। ठीक है, तो 4D की जगह 3D यूज करने पर एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो इनर डी जब यूज करेंगे तो जो एनर्जी है वो क्या लगेगी भाई? कम ऑर्बिटल लगेगी। ठीक है, सॉरी ये ज्यादा बता दिया था मैंने, यहाँ पर जो एनर्जी वो क्या लगेगी? कम लगेगी, क्योंकि एक तो हमें 4D हायर क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े और एक हम 3D में ही काम चला ले, तो यहाँ पर हमारी कम लगेगी। अब जो 4p ऑर्बिटल है वो खाली है और फुल्ली फील्ड अप्रोच कर रहे हैं, तो अब dz² से बाइंड ऊपर से नहीं कर सकता, वो नीचे से अप्रोच करेगा। कैसे भाई? जो p है वो p ऐसे है, ये px, ये py, ये pz। अब लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है। अब d के दो हैं, मैंने कल बताया था भाई दो ऑर्बिटल यूज होते हैं, dx² - y² और dz²। अब यहीं पे तो pz आ गया और यहीं पे हमारा dz आ गया। इस pz को भी लिगेंड अप्रोच कर रहा है और dz² को भी लिगेंड अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो क्या नहीं कर पाएगा? इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको कुछ और एंगल पर जो है इसको अप्रोच करना पड़ेगा, तो वो इससे अपोजिट साइड से जो है अटैक करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा? अलग अलग बॉन्ड लेंथ हो जाएगी और जो शॉर्टर और लार्जर जो बॉन्ड लेंथ है वो आ जाएगी। तो इससे दो बॉन्ड एंगल मिले, एक तो बॉन्ड एंगल 90 का मिला। ठीक है, और जो बॉन्ड लेंथ आई वो अलग अलग आई, तो लाइन इज पुलिंग मी। शुरुआत में अप्रोच किया था इसको सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम CS4 को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम FeCN64 नेगेटिव को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर लाइनस पॉलिश ने क्या किया भाई? इसके लिए एक्सटेंडेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई किया। अब एक्सटेंडेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को उसने कैसे एक्सप्लेन किया भाई? लाइनस पॉलिश ने एक्सटेंडेड थ्योरी लगाई तो उसने बोला इनको लीनियरली कंबाइन करो और इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज को इनर बता रही है। ठीक है, तो शुरुआत में उसने किसका यूज कर लिया? dxy, dyz और का यूज कर लिया और sk और pxpy pz। तो इसके लिए साई क्या ले लिया? साई 1 क्या होगा? a1 b1 c1 d1 e1 f1। कैसे भाई? जैसे उसने कौन कौन से यूज किए? dxy, dyz, 4s, 4px, 4py और 4pz। तो a1 dxy, b1 dyz, c1 4s, d1 4x, e1 4py, f1 4pz। इसी प्रकार से साइड 2 ले लेंगे भाई। साइड 2 के लिए क्या लिख लेंगे इसको? a2 b2 c2 d2 e2 f2। तो इस प्रकार से हम टोटल कितने तरीके तक लिख सकते हैं इसको भाई? 6 तरीके तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बदल गए, फिर माना हमने dx² और dz² लास्ट में यूज किए। ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या आ गया? साई 1 जो आया वो ऐसे आ गया, साई 1। साई 2 कैसे आ गया? वो हमारा ऐसे हो गया। साई 3 कैसे हो गया? ऐसे हो गया। साई 4 कैसे हो गया? ऐसे हो गया। साई 5 कैसे हो गया? ऐसे हो गया। और साई 6 कैसे हो गया? ऐसे हो गया। और जब इन सारे वेव फंक्शंस को उन्होंने स्पेस में प्लॉट किया तो उन्होंने देखा ऑटोमेटिकली जो ज्योमेट्री है वो कैसी आ गई है? ऑक्टाहेड्रल आ गई है, जब इन सब को अरेंज किया। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इन सब की जो एनर्जी आती है वो इक्वल आती है और इस प्रकार से जो लिगेंड है वो हमारे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने FeCN6 को एक्सटेंडेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसको जो है एक्सप्लेन कर लिया। तो बीबी थ्योरी ने बताया था 1s 3p और 2dx आर यूज्ड देन दे ओरिएंट देमसेल्फ इन स्पेस ऑक्टाहेड्रली जब ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसने भी बता दिया कि ज्योमेट्री कैसी आएगी? हमारी ऑक्टाहेड्रल आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से FeS2O6
टू पॉजिटिव को आप एक्सप्लेन करके कैसे आप उसके वेव फंक्शन ड्रा करेंगे, ये आप जो है इसका फोटो खींच के आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल में क्या था भाई हमारा sp3d, तो इसमें जो d यूज होता है कौन सा होता है हमारा dx² - y² होता है sp3d स्क्वायर पिरामिडल में। और अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है यानी sp3d है, ट्राइगोनल है, तो इसमें जो d यूज होता है हमारा कौन सा होता है dz² यूज होता है। तो VB3 ने क्या क्या बता दिया भाई, इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स को बता दिया, ज्योमेट्री को बता दिया और बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टेंस को बता दिया। लेकिन ये क्या नहीं बता पाई, स्पेक्ट्रा, कलर, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, और इसने जो कोवलेंट कैरेक्टर को कंसीडर किया, ये इस थ्योरी की क्या थी, लिमिटेशंस थी। तो आई होप आपको वेव मैकेनिकल मॉडल थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे। थैंक यू।